आज की कहानी है गीता श्रीकृत अदृश्य पंखों वाली लड़की वैदेही के स्वर में। देर मत करो, कब तक अकेली रहोगे? एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अफसोस होगा। साथी की ज़रूरत खास उम्र में बहुत महसूस होती है। बरिस्ता में बैठकर कॉफ़ी का घूंट भरते हुए शानवी ने देवांशी से पूछा, क्या हम आज इस रोमांटिक शाम रिलेशनशिप पर बात करने आए हैं? देखो ना, कितना अच्छा माहौल है। मैं अपनी फेवरेट जगह पर बैठी हूँ। इतनी अप्रिय बातें तो मत करो यार। इसमें अप्रिय क्या है? सुनो डियर, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई तो चाहिए? चाहिए तो, मगर कौन? कौन होगा जो हम जैसी लड़कियों को बांधने की हिम्मत कर पाए? देवांशी ने अपनी कॉफ़ी में चीनी मिलाते हुए शानवी की तरफ मफ़िन बढ़ाया। हाँ, ये तो है। तुम जैसी लड़कियों से निर्वाह के लिए कोई लायन हार्टेड लड़का चाहिए। शानवी के इतना कहते ही दोनों सखियां खिलखिला पड़ीं। आज दोनों सहेलियां कई दिनों के बाद बरिस्ता आई थीं। वैसे तो देवांशी को कॉफ़ी पीना कुछ खास पसंद नहीं था, मगर बरिस्ता आना पसंद था। बरिस्ता उसे एक सपना लगता था। यहाँ आकर उसे लगता कि उसका मिडिल क्लास वाला टैबू कहीं झड़ गया है। बरिस्ता में उसे कॉफ़ी और केक खाना खुद को अपग्रेड करने की एक प्रक्रिया लगती थी। हालांकि उसे डिफेंस कॉलोनी का 4 सीज़न बार भी पसंद था, जहां वह अक्सर शामें गुजारती थी। 2 ठिकानों पर अपनी मीटिंग रखती थी, बरिस्ता या 4 सीज़न बार। दोनों पसंदीदा ठिकाने। इन दोनों जगहों पर वह अकेली भी देर तक बैठी रह सकती थी। किसी के साथ की ज़रूरत उसे महसूस नहीं होती। उसे अपनी कंपनी से बोरियत नहीं होती। अपना साथ उसे सबसे अधिक पसंद था। कोई पुरुष साथी मिल जाए तो कुछ देर बैठ लेती थी। उसकी शामें अपनी थीं। कुछ सोच रही हो तुम? शानवी ने उसे हाथ मारा। नहीं तो? देवांशी चौंक गई। तो फिर अब कोई तो खोजो और आगे बढ़ो यार। शानवी ने उसे बड़े बुजुर्गों की तरह समझाने की कोशिश की। अरे यार, अब तुम बताओ किसके साथ आगे बढ़ें? साला, जब किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए होती है तो वह सारे नखरे उठाने के लिए तैयार। किसी के साथ लिव इन में रहने की बात तो वो भी तैयार। मगर जब बीवी की बात आए तो शानवी को समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसी समस्या से नहीं जूझना पड़ा था। वह और देवांशी एक ही कॉल सेंटर में 3 साल से साथ काम कर रही थी। शानवी को कभी नाइट शिफ्ट नहीं भाई, और उसने अपने प्रमोशन आदि की परवाह न करते हुए केवल दिन की ही शिफ्ट ली। वह बुलंदशहर से आते हुए संस्कारों की भी एक पोटली अपने साथ लाई थी। हालांकि लाई तो देवांशी भी थी, मगर उसने संस्कारों को अपने हिसाब से अपने अनुरूप कर लिया था। संस्कारों की पोटली लड़कियां ही ढोती हैं। हर समय अदृश्य रूप में उनके साथ वह पोटली लटकी रहती है। कुछ तो पीछा छुड़ा लेती हैं, कुछ उसे ढोती रहती हैं। शानवी जहाँ शादी करके सेटल हो गई थी, वहीं देवांशी अभी भी शादी से दूर भाग रही थी। उसे शादी से डर लगता था। उसे एक आज़ाद जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी। जब मन आए तब उठो, जब मन आए तब सो जाओ, मन का खाओ, मन का पहनो, कोई टोकने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई उस पर अधिकार जताने वाला नहीं। उसे प्यार तो चाहिए, इसके लिए एक पुरुष चाहिए, मगर जैसे ही वह शादी के बारे में सोचती है, उसके सामने कई वे लड़कियां आकर खड़ी हो जाती हैं जिनके अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। मैली कुचैली नाइटी पहने हुए, रसोई तक सिमटी। नाइट शिफ्ट वाली रंगोली ने तो नौकरी ही छोड़ दी। वह आज़ाद ख्याल लड़की अब घर की 4 दीवारी में बंद है। जो लड़की खुलकर वाइन पीती थी, वह घर की चाय तक सिमट कर रह गई है। ये सब सोच कर ही देवांशी घबरा जाती है। सुन,
तभी शानवी ने उसे फिर टोका। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी भटकने वाली उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी। इतने लड़कों के साथ तुम घूम चुकी हो, इतने लड़कों को नचा चुकी हो, अब तो तुम्हारी उंगलियां भी उतनी नहीं रहीं जितने लड़कों को तुम अपने इशारों पर नचा चुकी हो। शानवी ने उसकी उंगलियों को देखते हुए ठहाका लगाया। वह भी हंस पड़ी। देख लो इन उंगलियों की ताकत। देवांशी ने भी आंखें नचाईं। अब बरिस्ता में शाम के धुंधलके के साथ लोग आने लगे थे। कई लड़कियां जिन्हें अपना बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने को कहीं जगह नहीं मिलती थी, वे कॉफ़ी पर अपने दिल की बात करने आ जाती थीं। कोने भरने लगे थे। देवांशी को लगा कि उन्हें भी अब चलना चाहिए और जल्द से जल्द किसी लड़के पर तो उंगली रखनी चाहिए, मगर किस पर? वह सोच में पड़े पड़े बिल पे करके घर को आ गई। मेट्रो में बैठी बैठी यही सोचती रही। शानवी के हिसाब से तो आशीष और नीलाभ दोनों ही उसे पसंद करते हैं। अभी तक जो भी लड़के मिले हैं वे सब बॉयफ्रेंड तक तो ठीक, मगर जैसे ही शादी की बात आए वैसे ही नाइट शिफ्ट छोड़ने की रट लगाने लगते हैं। देवांशी को लगता है कि वह पति के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। आखिर इंसान शादी करता ही क्यों है? घर के लिए? टिपिकल पति होगा तो शाम होते ही बीवी घर में चाहिए, सजी धजी उसका इंतजार करते हुए। पति को उसकी रातें चाहिए होंगी और वह बहुत मेहनत से इस जगह पहुंची है। अब वह नौकरी छोड़ नहीं सकती है। देवांशी को इस नौकरी में अपना सुनहरा भविष्य झांकता सा दिख रहा है। उसे याद आया निशा का चेहरा। शादी की शर्त यही थी कि नाइट शिफ्ट छोड़ना होगा। रोती हुई निशा ने नौकरी को अलविदा कहा और चली गई। उसके बाद वह फिर कभी कहीं नहीं दिखाई दी। इस हश्र से वह डरती है। शुरू में कोई शर्त ना भी रखे, शादी के बाद तमाशे शुरू होते हैं। कई लड़कियों का रोना धोना सुनकर दिल बैठने लगता है। शादी के बाद लड़कियों की शामें गुलाम हो जाती हैं। दफ्तर से छूटो तो सीधे घर भागो, देर हुई तो घर में 100 सवालों का सामना करो। कहीं बाहर जाना हो, यात्रा का मन हो तो घर वालों से आज्ञा लो। इतनी इतनी आशंकाएं देवांशी को डराती रहती थीं। जितना सुनती वह शादी के नाम से दूर हो जाती। शादीशुदा लड़कियों की कथाएं उसे किसी हॉरर फिल्म की तरह लगती थीं। उनमें से अधिकतर लड़कियां स्त्रीवादी हो गई थीं। उनके मुंह से अक्सर बहसों में स्त्री अधिकारों का भाषण निकलने लगता था। उनके दुखों पर एकमात्र कारण उनका स्त्री होना और समाज परिवार का स्त्री विरोधी होना था। इस माहौल में देवांशी खुद को भाग्यशाली मानती थी। किसी के प्रति जवाबदेह तो न थी, कहीं गैर बराबरी का सामना तो नहीं करना पड़ता था। अपने मन की मालिक थी, लेकिन शानवी उसके पीछे पड़ी थी। उसका अनुभव बहुत अच्छा था। वह रोमांस में डूबी हुई थी। वह देवांशी को अपना उदाहरण देकर शादी के लिए उकसाती रहती थी। एक बार फिर वह उससे कोई नाम पूछ रही थी, कोई लड़का जो उसे पसंद हो। शानवी ने उसे सुझाया, अरे शादी मत करो, पहले लिव इन में रह लो, उसे परखो, 6 महीने साल भर, जब ठीक लगे तो शादी के बारे में सोचना। देवांशी को यह सुझाव कुछ हद तक ठीक लगा। हालांकि अपना एकांत भंग होने का भय भी उसे सताने लगा था। किस नाम पर गौर करे? कई नाम थे, कई लड़कों से दोस्ती थी। उनमें से किसी के साथ कभी रोमांस के बारे में सोचा ही नहीं था। एक चेहरा याद आया, आशीष कुछ खास है, उसे पसंद भी है, 2 साल से उसे देख रही है। उसे देखकर आत्मीय ढंग से मुस्कुरा देता है, कभी भी जबरन पास आने की कोशिश नहीं की। नाइट शिफ्ट में भी उसके साथ उसने कई शिफ्ट की हैं। लड़का सही है, भरोसा करने लायक। वह कर सकती है भरोसा। और क्या पता आशीष के दिल में भी ऐसी कोई बात हो। कहीं उसने शानवी से तो बात नहीं की। अचानक शानवी उसके पीछे क्यों पड़ गई है? कुछ तो राज है। वैसे भी शानवी तो
शादी के बाद एकदम पंडित टाइप की हो गई है। सबके बीच मैच मेकिंग कराती रहती है। शानवी खुलकर बताती क्यों नहीं? वह अचानक आशीष के बारे में क्यों सोचने लगी? कहीं उसके दिल में कोई बात? धत, खुद ही छेप गई देवांशी। बड़े से दफ्तर में सिर्फ आशीष इन दिनों खासा लोकप्रिय हो रहा है। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से सबका चहेता बन गया है, सबका मददगार भी है। किसी को कोई परेशानी हो, कुछ तकनीकी मसला हो, तुरंत आशीष मदद के लिए हाजिर। अच्छा स्वभाव होना अलग बात है, किसी विपरीत आज़ाद ख्याल लड़की के साथ जीवन बिताना अलग बात। क्या आशीष एक नाइट शिफ्ट वाली लड़की के साथ रहेगा? क्या वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या लिव इन में रहने को तैयार होगा? हर लड़का बाद में अपने बूढ़े माँ बाप की दुहाई देकर पीछा छुड़ा लेता है या उसे ही शादी के लिए दबाव बनाता है। आशीष भी कस्बे का ही एक बंदा लगता है, उससे क्या उम्मीद करे? देखना होगा, मगर उससे कहीं एकांत में मिलना होगा। उसे समझना पड़ेगा, पीजी हॉस्टल में तो एक कदम न धरने देगी मालकिन किसी लड़के को। तो आशीष को कहाँ बुलाएं? अड्डे पर बुलाना होगा। अड्डा यानी मस्ती का ठिकाना, यानी निशा का कमरा। वह अकेली छोटे से फ्लैट में रहती है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों का जमावड़ा उसके घर पर होता रहता है। निशा चाबी तब दे देती है जब किसी दोस्त को पार्टी करने का मन होता था। न जाने कितनी शामें वहाँ दोस्तों के संग महफिलें जमी थीं। उस दौरान कई लड़के करीब आए, प्रेम प्रस्ताव आए, कुछ भाए, कुछ सुहाए, कुछ को लेकर गंभीर होने का मन हुआ, मगर सब विफल रहा। बात आगे बढ़ी ही नहीं। उसे भीतर से हमेशा अरुचि रही, बात आगे बढ़ती कैसे? उसे याद है एक लड़का, उसके घर वालों ने ही सुझाया था, दिल्ली में ही मिला था। बहुत मस्त मौला, खुले विचारों का, पार्टीबाज भी खूब। उसकी संगति में बहुत मज़ा आता था, बहुत भाने लगा था देवांशी को। उसे भी देवांशी बहुत पसंद थी। दोनों एक ही शहर के थे। दिल्ली में आते ही क्षेत्रवाद बहुत हो जाता है। वह भी इस भावुकता का शिकार हो जाती थी। 3-4 बार की मुलाकात के बाद उसने शादी की बात की थी, मगर शर्त यही कि उसे नाइट शिफ्ट छोड़नी होगी, रूटीन लाइफ जीना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। अकेला बेटा है तो जाहिर है उस पर उम्मीदों का बोझ ज़्यादा होगा, यानी सपनों की आंच पर गृहस्थी की रोटी पकने वाली थी, जबकि उसके लिए जिंदगी के मायने बहुत अलग थे। यही सोचकर वह रुक गई थी। इस तरह के प्रस्तावों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। उसने सोच लिया था शादी से कोसों दूर रहना है, मगर अम्मा का क्या करे, जो उसकी सहेली शानवी को रोज फोन करके शादी शादी की रट लगाए रहती हैं। शानवी भी अम्मा के कहने पर रोज नए प्रस्ताव ले आती है। देवांशी ने अपने मन को समझाया और एक बार फिर से दिल का दाव लगाने को तैयार हो गई। यह अंतिम कोशिश थी। शानवी ने भी हाथ जोड़ लिया था कि इसके बाद कुछ नहीं कहेगी, बस एक बार और जिंदगी को मौका देकर देखो तो सही। तो क्यों ना आशीष को आजमाया जाए? किसी अनजान लड़के को आजमाने से बेहतर है कि कोई जान पहचान का हो, हम पेशा हो तो और बेहतर। उसकी नौकरी के मिजाज को समझ सकेगा। उसने तुरंत ही निशा को फ़ोन किया और 2 दिन बाद आशीष के साथ वह निशा के कमरे पर थी। उसे यकीन न हुआ कि इतनी जल्दी आशीष उसे एकांत वार्ता के लिए तैयार हो जाएगा। आशीष ने जिस तरह झट से प्रस्ताव स्वीकार किया था, देवांशी समझ गई कि शानवी के साथ कुछ खिचड़ी पकी है। आशीष हर तरह से स्मार्ट निकला था। बड़े ही सहज भाव से दोनों उस एकांत में मिले थे। वाइन के ग्लास के साथ दोनों सोफे पर बैठे और इशारों में चीयर्स किया। देवांशी सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे, पहले क्या कहे, क्या पूछे। कहीं इनकार करके, नाराज होकर या अपमानित करके भाग निकला तो? इसीलिए ज़रा सलीके से बात शुरू करनी पड़ेगी। जो लड़का दफ्तर में बहुत शरीफ दिखाई देता है,
ज़रूरी नहीं बाहर भी उतना ही भला हो। इंसान तो बहुरूपी होता है, लड़के सबसे ज़्यादा रूप बदलते हैं। वह सोच में डूबी थी, कुछ सूझ नहीं रहा था। घूंट भरते हुए वह बातें भी कंठ में निगल रही थी। आशीष ने बाजी मार ली। उसने उस फ्लैट का आंखों ही आंखों में मुआयना किया और सराह उठा। छोटा सा ड्राइंग रूम छोटे छोटे मनी प्लांट और टेराकोटा की मूर्तियों से सजा हुआ था। छोटे छोटे सोफे थे और कमरे के सामने एक जीना पर्दा टंगा था। छोटा सा टीवी दीवार पर टंगा था और एक दीवार घड़ी थी टीवी के ऊपर टंगी हुई, जो उस कमरे में टिक टिक कर रही थी। सोफा टेबल पर 2 ग्लास वाइन की बोतल और कुछ नमकीन रखकर ठाठ से देवांशी बैठी थी। बैठते ही अप्रत्याशित ढंग से वाइन का ऑफर आया, जिसे मुस्कुराते हुए आशीष ने स्वीकार कर लिया था। अब बेतकल्लुफ होने की बारी आशीष की थी। उसने देवांशी को मौका दिए बिना पहला सवाल दागा, तुम आखिर शादी से भाग क्यों रही हो? देवांशी इस सवाल के लिए तैयार थी। ऐसा किसने कहा तुम्हें? मैंने कुछ कहा क्या? अचानक शादी पर बात क्यों? वह असहज हो उठी थी। तुम्हारे बारे में सभी जानते हैं कि तुम शादी से चिढ़ती हो, तुम्हें संबंधों से इतनी नफरत है, आज तक सिंगल हो। तो किसी का क्या बिगड़ता है? मेरा जीवन है, मैं ऐसे ही जीने का तय किया है। जाने लोग क्यों इतने चिंतित रहते हैं। अच्छा होता लोग मेरी रोजी रोटी भी चला देते। बहुत तल्ख हो रही हो। मैंने ऐसा क्या पूछ दिया? तुम्हें बात करनी थी, तुमने बुलाया, तुमने बात शुरू नहीं की, हमने पूछ लिया सहज सवाल। यह निजी मामला है, जवाब देने की बाध्यता नहीं है। कूल यार। देवांशी ने वाइन का घूंट भरा। मैं रूटीन लाइफ नहीं जी सकती। मुझे जीवन में रोमांच पसंद है। मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। आशीष ने देखा देवांशी का वाइन पीने का तरीका आभिजात्य किस्म का था। लड़कियां वाइन जरा अदा से पीती हैं। हर एक पार्टी में उसने ये गौर किया है। उसे यह भी एहसास हो चला था कि उसका पाला किसी शहरी रंग ढंग में ढली हुई लड़की से पड़ा है, जिसका जीवन को लेकर, संबंधों को लेकर अलग नजरिया है। देवांशी के सामने उसने अपने को और स्पष्ट किया। सुनो, मुझे रोमांस पसंद है, मैं शेयरिंग पसंद करता हूँ, मगर कोई स्पेस चाहता है तो उसे भरपूर स्पेस देने की कोशिश करता हूँ। आशीष के चेहरे पर गहरी मुस्कान उभरी। देवांशी ने उसे सुखद आश्चर्य से भरकर निहारा। वाइन के ग्लास उसने टेबल पर रख दी। अब वह खुद को वार्ता के लिए तैयार कर रही थी। उसे आशीष की बातों की गहराई और उसकी सोच की एक झलक मिल चुकी थी। किसी की निजता में दखल मुझे भी पसंद नहीं, जब तक दूसरा शामिल करना न चाहे। आशीष ने थोड़ा रुक कर फिर अपनी बात कही। देवांशी ने उसे टोका, शादी के बाद तो लड़के यानी पति तो पत्नियों को स्पेस देने में यकीन नहीं रखते। उनकी सारी आज़ादी, सारे सपने हड़प लेते हैं। कड़वाहट घुल रही थी उसकी आवाज में। आशीष जोर से हंसा। मैंने कोई चुटकुला सुनाया? देवांशी चिढ़ गई। यार, तुम इतनी गंभीर क्यों हो जाती हो हर बात पर? मैं जानता हूँ शादी विवाह स्त्री पुरुष संबंध बहुत गहरे मसले हैं। इन पर हड़बड़ी में फैसले नहीं किए जाने चाहिए और न ही ये संबंध किसी भी पक्ष पर थोपा जाना चाहिए। हम दोनों की शादी की उम्र निकल रही है। मुझे भी फैसला करना है, तुम्हें भी। देख लो, सोच लो, अजमाना चाहो अजमा लो, फिर ठंडे दिमाग से फैसला लेना। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत देर नहीं करना है। अब तुम अपनी बात कहो। उसने आशीष को घूरा। कभी गंभीर तो कभी खिलंदड़ा लग रहा था। कितनी साफ बात कर गया, जबकि वह अभी तक मुद्दे पर पहुंची भी नहीं। मुद्दा कुछ और था, ये तो सीधे शादी तक पहुंच गया। देखो, मुझे आगे बढ़ना है। मैं घर में बैठकर घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे अपने करियर से बहुत लगाव है। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और हम यहाँ शादी फाइनल करने के लिए नहीं बैठे हैं। दरअसल बात कुछ और है।
वह बोलते बोलते अटक गई। क्या बात है? आशीष ने उसे कुरेदा। ये लड़की क्या बात करने वाली है? उसका दिल भी जोर से एक बार की धड़का। शानवी ने तो शादी की प्रस्ताव दिया था। देवांशी उसे भी इंतहा पसंद थी, हर तरह से पसंद। जीने का उसका बिंदास अंदाज उसे बहुत भाता था। मुंहफट थी और मस्तीखोर भी। जीने का एक पल भी नहीं गंवाती थी। नाइट शिफ्ट की वही क्वीन मानी जाती थी। देवांशी के होते पूरा यूनिट निश्चिंत रहता। जहां दूसरी लड़कियां नाइट शिफ्ट से भागती थीं, देवांशी ये शिफ्ट मांगती थी। सारी रात वैसे काम करती रहती थी जैसे बाकी लोग दिन में करते हैं। आशीष चकित रहता था कि इतनी काबिल लड़की अब तक सिंगल है, शादी नहीं की और ना ही किसी से अफेयर चलाया। नौकरी को इतनी गंभीरता से करते हुए कम ही लड़कियों को देखा था उसने। शानवी ने जब उसका झुकाव देखा तो दोनों का संबंध जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। कहाँ खो गए आशीष बाबू? देवांशी ने उसे टोका। वह अपने ही ख्यालों में गुम हो गया था। भीतर बातों का तूफान खड़ा था। अगर शादी नहीं करनी तो यहाँ समय खराब क्यों करना? उसे दफ्तर की किसी लड़की से फ्लर्ट तो नहीं करना था। पहले ही शादी के लिए देर हो रही थी। घर वालों ने इतना दबाव बनाया कि उसे शानवी के कहने पर देवांशी से मिलने चला आया। घर वालों की पसंद वह खारिज करता जा रहा था। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इसी तरह मामला टलता रहा। घर वालों को पारंपरिक बहू चाहिए। नौकरी से कोई ऐतराज नहीं, मगर स्कूल में करे या कहीं किसी नॉर्मल ऑफिस में सवेरे जाए और शाम को वापस। अब पत्नी रात को बाहर काम करेगी तो घर कैसे चलेगा? आशीष उस तरह नहीं सोचता था। शायद यही वजह थी कि वह विवाह को झमेला मानकर दूर भागता रहा था। घर वालों की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच वह उलझकर रह गया था। उनसे पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। किसी लड़की से रिश्ते में बंधने से डर लगा था। उसे लगता था कि वह संभाल नहीं पाएगा इतनी उम्मीदों का बोझ। विवाह एक पुरुष के लिए दो विपरीत छोरों पर बंधी हुई रस्सी की तरह हो जाता है, जिस पर चलते हुए पुरुष को संतुलन बिठाना पड़ता है। जरा सा चूके तो सीधे खाई में। लेकिन कब तक बचेगा? या तो घर वाले दबोच कर विवाह करा देंगे या एक दिन खुद किसी के प्रेम में पड़कर तनी हुई रस्सी पर सवार होना पड़ेगा। शानवी के प्रस्ताव में एक राहत ये थी कि वह लड़की से प्रेम नहीं करता था, पसंद करता था। इसलिए खुलकर सारी बातें रख सकता था। शर्तें रखी जा सकती थीं। इस समय वह इसी मूड में था। लेकिन यहाँ लड़की विवाह से परे कोई बात करना चाहती है। विवाह से परे क्या बात हो सकती है? एक लड़की सीधे सीधे कोई और प्रस्ताव कैसे दे सकती है? उसका कस्बाई दिमाग हिल गया। वह अपने को हर तरह के झटके के लिए तैयार कर रहा था। टेबल पर प्लेट में पीनट्स क्रैकर उठाया और हौले हौले उन्हें दांतों से चबाता रहा। हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या मुद्दा है? बेहतर हो तुम अब सीधे मुद्दे पर आ जाओ देवांशी, आशीष ने उसे उकसाया। देवांशी ने महसूस किया आशीष स्पष्टवादी है और खुला है, सीधी बात करने वाला है। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि भविष्य में उससे बातचीत में समस्या न होगी। दफ्तर में सबका चहेता आशीष यहाँ अलग था। यहाँ मुखर था और दो टूक बात करने को तैयार था। वहाँ तो काम भर बातें, ज़रूरत से अधिक काम कर लेता था, अपने हिस्से का भी और दूसरे के हिस्से का भी। जैसे ही किसी के बारे में हमारी राय सकारात्मक होती है, विचार बदलते हैं। इंसान भी बदला हुआ दिखाई देता है। देवांशी के साथ भी यही हो रहा था। वह आशीष के हृदय से एकदम अनजान अपने बारे में सोच रही थी। उसे लगा यही वक्त है स्पष्ट कर दे कि उसने क्यों बुलाया और वह चाहती क्या है। घुमा फिराकर बात करने से अच्छा है सीधे प्रस्ताव रख दिया जाए। दोनों तरह के जवाब के लिए खुद को तैयार करते हुए उसने आखिर कह दिया, मैं भी विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। विवाह का ट्रायल चाहती हूँ। तुम इनकार कर सकते हो, ये बात हमारे बीच रहेगी। अगर बात बनती है
तो मैं किसी से छुपाऊंगी नहीं अपने संबंधों को। नहीं बनती है तो हमें चुप रहना होगा, अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा अटपटा लगेगा। तुम्हें क्या, किसी भी लड़के को अटपटा लगेगा कि एक लड़की ऐसा सोच कैसे सकती है। एकदम अनजान लड़के से प्रेम हो तो वहाँ कुछ भी कहा जा सकता है। हमारे बीच प्रेम नहीं है, प्रेम घटित हो सकता है। हमें अगर लिव इन बेहतर लगा तो हमें विवाह करने की ज़रूरत नहीं, बाद में सोचेंगे। अभी मेरा प्रस्ताव है कि हम कुछ दिन एक दूसरे को। देवांशी अचानक चुप हो गई। वह आशीष का चेहरा देखना चाहती थी। उसके चेहरे की रंगत, हाव भाव और प्रतिक्रिया का इंतजार था। ये सब मायने रखते हैं। आशीष ने वाइन का ग्लास उठाया और एक बार में पूरी पी गया। खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए उसने कुर्सी के पीछे सिर टिका दिया। मैं इनकार कर दूं तो? तुम मेरे गुलाम नहीं हो देवांशी। संबंध कुछ ज़्यादा जटिल नहीं हो जाएंगे। हर वक्त तलवार की धार पर चलो, हर वक्त खारिज किए जाने का भय। कैसे कोई रह सकता है भला? आज है कल नहीं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? क्या करूंगा? कहीं के लायक नहीं रहूंगा। मेरे घर वाले मुझे अलग ठोकेंगे। आशीष की आवाज में थोड़ी मायूसी थी। शुरू होने से पहले इतनी शंकाएं, आशंकाएं। आशु, देवांशी की आवाज कोमल हो गई थी। एक गाना सुना है, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। जब मैं तैयार हूं तो तुम्हें दिक्कत क्यों? बदनामी तो लड़कियों को झेलना पड़ता है, लड़के तो दागदार होते ही नहीं। मुझे चिंता नहीं। हाँ, मेरी कोशिश होगी कि रिश्ते को संभाल लूं। इसमें दोनों का सहयोग आवश्यक होगा। मैं बिल्कुल शंकित नहीं हूँ। दरअसल मैं अपनी जिंदगी में किसी अप्रिय अध्याय का दोष किसी और पर नहीं मरना चाहती। सब कुछ मैं खुद से करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। देवांशी वाइन की पूरी ग्लास गटक गई। उसने फिर ग्लास भर लिया था। आशीष को सोचने का मौका देना चाहती थी। उसका मन हल्का हो गया था। एक कोशिश कर ली, हर तरह के परिणाम के लिए तैयार थी। देवांशी की बातें सुनकर देर तक खुद से जूझता रहा आशीष। एक तरफ यह भी तय था कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो दूसरी ओर उसे यह भी पता था कि देवांशी जैसी लड़की फिर न मिलने वाली थी। फुल ऑफ पैशन, आवेग से भरी हुई अदृश्य पंखों वाली लड़की। तमाम तरह के समीकरण अपने दिल में बैठने के बाद भी कोई हल न निकालता देखकर वह देवांशी से पूछ बैठा, मान ली तुम्हारी बातें, पर अब तुम ही बताओ क्या करूं? तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देवांशी ने उसकी आंखों में सवालों के साथ झांका और उसे आश्वस्त किया, वो तुम मुझ पर छोड़ो। तुम तो बस अपनी कहो, अपना परिवार देखो। हम छुपाएंगे नहीं किसी से। हम चोरी नहीं, प्रेम करेंगे। बस यह प्रेम जरा अलग होगा, प्रायोजित प्रेम। जब विवाह प्रायोजित हो सकता है तो प्रेम क्यों नहीं? हम तो अपने संबंधों की नींव प्रेम पर रख रहे, विवाह के नाम पर अपने अरमानों की कुर्बानी नहीं दे रहा है। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती जिसे मैं जानती तक नहीं। हमारा रिश्ता ऐसा होगा आशु, जिसमें सिर्फ मेरी तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। यह एक साझा रिश्ता होगा, मेरा और तुम्हारा। आशीष ने कहीं दूर देखते हुए कहा, मुझे सोचने का वक्त दो देवांशी। घड़ी की सुइयां 10 बजने का संकेत दे रही थी। 12 बजे से उसकी शिफ्ट थी। आज गाड़ी यहीं से आएगी उसे पिक करने के लिए। देवांशी को तैयार भी होना था। खाना निपटाकर उसे ऑफिस के लिए निकलना था। डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाते हुए वहीं से जवाब दिया, सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिंदगी और रिश्ते अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के कम ही मिलते हैं। एम आई राइट? आशीष ने प्लेट से चीज के टुकड़े उठाए और चबा गया। चीज की महक लिए वह देवांशी के करीब पहुंचा। आत्मनिर्भर लड़कियों के चेहरे पर अलग तरह का तेज होता है। वे निर्भीक और स्पष्टवादी होती हैं। उन्हें प्यार किया जाना चाहिए। वे क्या मांगती हैं? बराबरी का हक और पुरुष वर्चस्व का विरोध।
आशीष ने खुद को टटोला। उसके भीतर खुद से जिरह चल रही थी। क्या वह पारंपरिक सोच वाले पुरुषों से अलग है? क्या उसके भीतर किसी स्त्री पर शासन करने की आकांक्षा नहीं पल रही? क्या उसे टिपिकल पत्नी नहीं, दोस्त चाहिए, एक सुलझी हुई समझदार साथी जो उसके सामने अपना मन खोले, छुपाए नहीं? क्या वह इन सब के लिए तैयार है? खाना लग गया आशु? जी ने पर्दे के उस पार से देवांशी ने आवाज लगाई। आशीष को किसी ने भीतर से बाहर की तरफ खींचा। वह जवाब साथ लेकर लौटा था। वह मुस्कुराता हुआ देवांशी के पास पहुंचा, जो टेबल पर सलाद के टुकड़े उठाकर मुंह में रखने जा रही थी। वह टुकड़ा हाथ में ही रह गया। आशीष ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। देवांशी की पलकें एक बार झुकीं, फिर खुल गईं। बड़े गहरे नैन थे। उसमें नीला आकाश भर रहा था, जिसमें पंख ही पंख उगे थे। एक परछाई उभरी जो उन पंखों को हौले हौले सहला रहा था। कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।